हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP एंड सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं GST से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो लीजिए गाइस, जिस वीडियो को आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था और जिस वीडियो के लिए आपके सबसे ज़्यादा कमेंट थे, वो वीडियो आपके सामने हाजिर है। पहले मैंने सोचा था कि मैं खाली TDS रिटर्न कैसे फाइल की जाती है इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पर बाद में फिर मैंने इसको काफ़ी और एक्सटेंड कर दिया, जिसमें मैं TDS की बेसिक लेवल के साथ साथ सारा TDS को कवर कर रहा हूँ। सो एक ही वीडियो के अंदर आपकी सारे डाउट ऑलमोस्ट क्लियर होने चाहिए, पूरी कोशिश की जा रही है। सो देर ना करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कुल मिला के आज के हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं TDS रिटर्न कैसे फाइल की जाती है, वो भी बिल्कुल सिंपल वे से, कि कोई भी जो भी अकाउंट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है वो बड़े आसानी से फाइल कर लेगा। साथ में हम TDS की बेसिक नॉलेज भी सीखेंगे और लाइव डेमो देंगे आपको रिटर्न फाइल करने का, और कैसे हम गवर्नमेंट द्वारा दी गई TDS प्रिपरेशन यूटिलिटी जो है उसका प्रयोग करते हुए हम TDS रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होंगी। बस एक ही रिक्वेस्ट कि वीडियो को कभी भी आप स्किप मत किया करो। अगर आप एक्चुअली देखने वाले व्यूअर्स भाई हो मेरे, तो वीडियो को स्किप मत किया करो, क्योंकि हो सकता है मैं वीडियो के दौरान ही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, वो आपसे मिस हो जाए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या नया सीखने वाले हैं। तो कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि आपको अगर किसी को भी जो भी हमें PDF जो भी हमें फाइल बनाते हैं, जो भी नोट्स आपके सामने स्क्रीन पे शो होते हैं, तो जितने भी हमारी वीडियोज़ हैं उन सब के नोट्स आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं PDF फॉर्म में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाके आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है। कुछ व्यूअर्स से कमेंट आ रहे हैं कि कैसे ज्वाइन होंगे, तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है। देन आपको वहाँ पे लिखना है टैली होम इंस्टेंट, तो वहाँ पे आपके पास अपने आप नाम आ जाएगा। आप उसको क्लिक करो और नीचे ज्वाइन का बटन होता है, ज्वाइन करें। तो जब भी हम फर्दर कोई भी अपडेट देते हैं तो आपको वहाँ पर उसका अपडेशन मिल जाएगा। काफ़ी व्यूअर्स वहाँ पे जुड़ भी चुके हैं अभी, और काफ़ी लोगों का कमेंट आए हैं, सो आप वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला बेस क्वेश्चन, व्हाट इज TDS। तो गाइस यहाँ पर सबके पॉइंट दिए हुए हैं। TDS की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS है डायरेक्ट टैक्स, हैंस पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। TDS कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो TDS क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, और डायरेक्ट टैक्स है इसलिए ये क्या हो गया, इनकम टैक्स का पार्ट हो गया ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट, TDS इज कलेक्टेड बाय द पीपल एट द टाइम ऑफ पेमेंट, लाइक सैलरी, रेंट, कमीशन एक्सेट्रा। TDS कब डिडक्ट किया जाता है? जब सामने वाला किसी को पेमेंट कर रहा होता है। कौन से पेमेंट? जैसे कि रेंट है, सैलरी है, कमीशन है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट है, ब्रोकरेज का पेमेंट है। तो जब भी ये पेमेंट कर रहा होगा सामने वाला पार्टी, तो वो डिडक्ट करेगा किसका? जिसको वो पेमेंट कर रहा है उसके अमाउंट के ऊपर वो TDS को डिडक्ट करेगा। अच्छा जी, अब उसने डिडक्ट कर लिया। डिडक्ट करने के बाद वो क्या करेगा? द TDS कलेक्टेड इज देन ट्रांसफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट। TDS किसका रेवेन्यू है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, दो रेवेन्यू होता है, एक सेंट्रल का और एक स्टेट का। तो TDS किसका रेवेन्यू है? सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू जब वो टैक्स को कलेक्ट कर लेगा, अगर मुझे सैलरी चाहिए थी 1 लाख रुपए, अगर मेरे एम्प्लॉयर ने 20,000 रुपये TDS को डिडक्ट कर लिया, तो मुझे कितनी सैलरी मिलेगी? 80,000 मिलेगी। तो वो 20,000 कहाँ जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में, मतलब TDS के अकाउंट के अंदर वो जमा कराएगा। ठीक है भैया, उसने जमा करा दिया तो क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ TDS इट्स एडजस्टेड अगेंस्ट फाइनल टैक्स लायबिलिटी ऑफ डिडक्टी। तो जो उसने मेरा TDS जो काटा, मेरे को तो सैलरी कितनी चाहिए थी? 1 लाख रुपए चाहिए थी, पर मेरे को मिली कितनी है अभी? 80,000 रुपये मिली है। तो 20,000 क्या मेरे पानी में गए? नहीं, पानी में नहीं गए। जो TDS जो डिडक्ट करके उसने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराया है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब मैं अपने टैक्स की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो जो भी मेरा टैक्स का अमाउंट बनेगा, वो टैक्स का अमाउंट मैं अपने 20,000 रुपये से उसको एडजस्ट कर लूँगा। जिसको, क्योंकि हम कई बार जो ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते वो कहते हैं TDS का रिफंड मिल जाएगा, TDS का रिफंड मिल जाएगा। तो TDS का रिफंड कैसे मिलता है? अगर मेरा टैक्स 20,000 रुपये से, जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी, उस एग्जाम्पल में अगर मेरा लास्ट में टैक्स जो बनना है पूरी इनकम को कंप्यूट करने के बाद, अगर मेरा टैक्स 10,000 रुपये बनना है, तो गवर्नमेंट मेरे को 20,000 में से 10,000 एडजस्ट करके 10,000 मेरे को रिटर्न कर देगी, रिफंड कर देगी। कब करेगी? जब मैं रिटर्न को फाइल करूँगा। अगर रिटर्न फाइल नहीं करूँगा तो बट्टे खाते में गए। अगर रिटर्न को फाइल करूँगा तो मेरे को उसका रिफंड मिल जाएगा। कुल मिला के इनकम टैक्स है, आपकी सोर्स के ऊपर कटता है, इसलिए इसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहते हैं। पर ये कब कट जाता है? एट द टाइम ऑफ अर्निंग। जब आप किसी चीज़ को अर्न कर रहे होते हैं इनकम को, तभी ये डिडक्ट हो जाता है। और डिडक्ट होने के बाद ये आपका लास्ट में जो भी आपकी इनकम टैक्स की जो भी लायबिलिटी बनती है उससे एडजस्ट हो जाता है। अगर लायबिलिटी ज़्यादा है तो आपको और एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है, अगर आपकी लायबिलिटी कम है तो आपको वो रिफंड मिल जाता है। तो व्हाट इज TDS? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स का पार्ट हो गया। जब हम कोई इनकम को अर्न करते हैं तो उस समय सामने वाला हमारा इनकम TDS को डिडक्ट कर लेता है। डिडक्ट करने के बाद वो कहाँ जमा कराता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराता है। और वो जो टैक्स जमा होता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर जब भी मैं अपनी रिटर्न फाइल करूँगा तो वो उससे एडजस्ट हो जाता है। ठीक है भैया।
अब व्हेन शुड TDS बी डिडक्टेड एंड बाय whom, TDS कब कटेगा और कौन काटेगा। एनी पर्सन मेकिंग स्पेसिफाइड पेमेंट्स मेंशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच पेमेंट। कोई भी व्यक्ति जो कि कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली जो कहे गए हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे सबके ऊपर, उसके अनुसार अगर कोई भी पेमेंट करता है तो वो पेमेंट करते समय TDS को काटेगा। अच्छा भैया, पर एक एग्जम्पशन है यहाँ पे। क्या एग्जम्पशन है? बट नो TDS हैज़ टू डिडक्टेड इफ द पर्सन मेकिंग द पेमेंट इज एन इंडिविजुअल और HUF हुज बुक आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। परंतु वो पर्सन जरूरी नहीं है कि TDS काटे, वो इंडिविजुअल या HUF, यहाँ पे किसका नाम लिया गया है? इंडिविजुअल या HUF, किसी कंपनी किसी फर्म का नाम नहीं लिया गया है। अगर कोई इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर किसी को पेमेंट कर रहा है तो उस समय वो TDS नहीं काटेगा अगर उसकी बुक्स ऑडिटेड नहीं होती हैं। खाली रेंट वाले केस में एग्जम्पशन होता है। रेंट वाले केस में इन दोनों को भी TDS काटना पड़ता है अगर वो रेंट 50,000 से ज़्यादा का पर मंथ का पे कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी TDS काटना पड़ेगा विदाउट 10 नंबर। अभी आगे वीडियो पर डिस्कस करेंगे तो धीरे धीरे कहानी क्लियर होगी। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, शुरुआत में पिक्चर भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आती, इंटरवल तक अच्छे से देखने पड़ती है। तो अभी फोकस लगाओ चीज़ों को समझने में। तो कुल मिला के आप ये समझ लो कि जो भी इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा जो भी पेमेंट को स्पेसिफाइड किया गया, उनका पेमेंट करते समय हमें TDS काटना होता है अगर वो उस थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर चले जाते हैं। सो गाइस, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि डिडक्टर एंड डिडक्टी कौन होता है। अंडर इनकम टैक्स डिडक्टर एंड डिडक्टी कौन होता है? तो डिडक्टर कौन है? जो कि टैक्स काट रहा है। कब काट रहा है? पेमेंट करते समय जो कि टैक्स को काट रहा है। डिडक्ट माने होता है काटना और अर माने हो गया काटने वाला। तो जो टैक्स को जो काट रहा है, जो डिडक्ट करके जो कि गवर्नमेंट को जमा कराएगा, वो डिडक्टर हो गया। और जिसकी इनकम के ऊपर टैक्स कट रहा है वो डिडक्टी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें समझ में आई। व्हाट इज TDS, TDS क्या है, TDS कब कटेगा और किसके द्वारा काटा जाएगा, और डिडक्टर एंड डिडक्टी अंडर इनकम टैक्स कौन होता है। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। अगला पॉइंट, व्हेन TDS नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। ऐसी कौन सी स्थिति है जब हमें TDS को नहीं काटना होता। तो द अमाउंट इज पेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को जब भी पेमेंट किया जाता है तो उस समय पे TDS नहीं काटा जाता, चाहे वो उसकी गवर्नमेंट की किसी भी तरीके की इनकम हो। या इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड टू बैंकिंग कंपनी, LIC, इंश्योरेंस कंपनी, NSC, KVP, केंद्रीय किसान विकास पत्र हो गया, NSC, नेशनल स्कीम सर्टिफिकेट हो गए, एक्सेट्रा। इस केस में भी हमें TDS नहीं काटना होता है। अब ये केस कब आते हैं? अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वहाँ पे आपको TDS नहीं काटना। आपने अपने बिजनेस में CC लिमिट ले रखी है, OD लिमिट ले रखी है, उस केस में अगर आपको वहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो उस केस में भी आपको TDS को डिडक्ट नहीं करना पड़ता। तो ओवरऑल जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी पेमेंट करते हैं तो उस केस में हमको TDS डिडक्ट नहीं करना होता, बाकी हमें सब केसों के अंदर TDS को डिडक्ट करना होता है। नेक्स्ट, ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग द TDS को जो हमने जो कटा, जो डिडक्टर ने जो TDS काटा, उसको डिपॉजिट करने की ड्यू डेट क्या होती है। तो द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मस्ट बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट बाय 7th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। पिछले मंथ का अगले महीने की 7 तारीख तक हमें TDS को जमा करना होता है। पिछले महीने के TDS की अमाउंट अगले महीने की 7 तारीख तक हमें जमा करना होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर जून का टैक्स पे करना है तो जुलाई 7, पर यहाँ पे भी एक एग्जम्पशन है। क्या एग्जम्पशन है? कि मार्च का TDS का जो अमाउंट होता है वो हम 30 ऑफ अप्रैल तक जमा करा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 7 अप्रैल को आप जमा कराओ। तो मार्च वाले केस में आपको यहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाता है, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल क्लोज हो रहा होता है, इस केस में आपको यहाँ पर कुछ दिन के लिए और आपको छूट मिल जाती है। अदरवाइज आपको हर 7 तारीख को TDS की अमाउंट को डिपॉजिट कराना होता है। ठीक है जी। हाउ टू डिपॉजिट और पे TDS को कैसे जमा कराया जाता है? तो यहाँ पे 2 मोड है। एक है इलेक्ट्रॉनिक मोड, ई पेमेंट इज मैंडेटरी। ये जरूरी है किसके लिए? ऑल कॉर्पोरेट एसएससी। कॉर्पोरेट एसएससी कौन होगा? जो भी कंपनीज होती हैं, लिस्टेड कंपनीज वगैरह, ये कॉर्पोरेट में काउंट होती है, तो इनको ई पेमेंट करना होता है TDS को जमा करने के लिए। और ऑल एसएससी अदर देन कंपनी टू होम प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AB। कुल मिला के जिसकी की रिटर्न ऑडिट होती है, जिसकी फर्म्स ऑडिट होती है, उन सबको ई पेमेंट करना होता है, कंपनी को ई पेमेंट करना होता है। फिजिकल मोड में कौन कर सकता है और कैसे होता है? फिजिकल मोड में बाय फर्निशिंग द चालान नंबर 281 इन द ऑथराइज बैंक ब्रांच। TDS का जो चालान नंबर होता है वो क्या होता है? 281 होता है TDS का चालान नंबर। उसको आप बैंक में जाके फिल करके भी, चेक अपना फिल करके योर सेल्फ के नाम से आप वहाँ पे डिपॉजिट करा सकते हो। तो 2 केस हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक मोड हो गया, एक फिजिकल मोड। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है मैंने
डिडक्टर 10 नंबर इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब भी हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, डिडक्टर का 10 नंबर। यहाँ पे बिना 10 नंबर के आप TDS को डिडक्ट नहीं कर सकते। खाली एक ही केस में, रेंट वाले केस में होता है, इंडिविजुअल और HUF फर्म डिडक्ट कर सकती है एट द रेट ऑफ 5%, जब वो रेंट 50,000 रुपये से ऊपर दे रही हो और वो कोई फर्म ना हो और उसके पास 10 नंबर ना हो। तो ये आपके साथ बहुत ही कम होगा, बस मैंने एक एग्जाम्पशन के तौर पे आपको बता दिया। अदरवाइज आपको TDS को जमा करने के लिए आपके पास 10 नंबर होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो नीड ऑफ डिडक्टिव पैन नंबर एट द टाइम ऑफ पेमेंट TDS चालान। जब हम किसी का TDS काट रहे होते हैं तो उस समय हमें उसके पैन नंबर की ज़रूरी नहीं है कि चालान को जमा करते समय उसका पैन नंबर हमारे पास हो, क्योंकि जब भी हम चालान जमा करते हैं तो कम्युलेटिव अमाउंट एक जमा करते हैं एक सेक्शन के अंदर, हमें उस समय पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है, हमें रिटर्न को फाइल करते समय पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट लाइक TDS ऑन रेंट, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा एंड असेसमेंट ईयर इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब भी हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो हमें वो ऑप्शन में हमसे क्या पूछता है, नेचर ऑफ पेमेंट। आप TDS ऑन रेंट है कि TDS ऑन सैलरी है, TDS ऑन कमीशन है, या और भी कोई अगर नेचर है उसका, और हमें असेसमेंट ईयर उस समय रिक्वायर होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक बार चालान का एक बार फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि चालान का फॉर्मेट कैसा है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, गूगल कर लेते हैं क्योंकि पूरी नॉलेज भी आपको देना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे TDS पेमेंट ऑनलाइन, सिंपली लिख दो। यहाँ पे आपके सामने खुल गई ये साइट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, कर्सर के माध्यम से नीचे और क्लिक पे टू टैक्स ऑनलाइन। मैं अभी टैक्स जमा नहीं कर रहा, मैं आपको खाली प्रोसेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चालान नंबर क्या है, 281। यहाँ पे हमने क्या लिखा, चालान 281। तो ये सामने लिखा भी है TDS और TCS। तो पेमेंट ऑफ TDS TCS बाय कंपनी और नॉन कंपनी डिडक्टिव। तो यहाँ पे हम प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि डिडक्टिव मतलब जिसका आप TDS काट रहे हो वो क्या है, कंपनी है कि नॉन डिडक्टिव है। जिसका आप TDS काट रहे हो आपके बारे में नहीं पूछ रहा है, आपके बारे में तो आपके 10 नंबर से उसे पता लग जाएगा। दूसरा, TDS कैसा है, कौन सा हेड है उसका, 200 या 400। 200 मतलब टैक्स पेयर द्वारा है या उसका कोई असेसमेंट हुआ उसके बिहाफ पे आप TDS को जमा करें, तो 200 अमूमन केस में होता है। यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट देखिए, सारे नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ से सेलेक्ट करके कोई भी नेचर ऑफ पेमेंट ले सकते हो। नेट बैंकिंग 10 नंबर जो है वो फॉर्म का 10 नंबर लिख दिया जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर लिखने के बाद जब आप इसको प्रोसीड करोगे तो अपने आप आपसे आगे की फर्दर की डिटेल बैंक की वो मांग लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से TDS का चालान जमा हो सकता है ऑनलाइन मोड पे। ये खाली आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पे मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता लगा व्हेन TDS इज नॉट रिक्वायर्ड, TDS की आवश्यकता कब नहीं होती और TDS कैसे जमा कराया था, उसकी ड्यू डेट क्या होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये TDS के जो है ये एक पूरा फॉर्मेट है कि कौन कौन से सेक्शन के अंदर कौन कौन सा नेचर ऑफ पेमेंट होता है। तो यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट आपको कुछ पेमेंट बता देता हूँ, जैसे कि 192 सेक्शन किसका है, सैलरी पेमेंट का। जब भी हम सैलरी किसी को देते हैं तो वो कौन से सेक्शन के अंदर करता है, 192। यहाँ पे आते हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर अगेन। ठीक है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं नेचर ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर हम 192 के अंदर 3 है, A B C। अधिकतर जो आपको यूज़ करना होता है वो 92B करना होता है, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ऊपर वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, ये अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। सो वो यहीं पर लिखा हुआ है। तो ये पेई टाइप कैसा होता है, इंडिविजुअल पेई, मतलब जिसका हम TDS काट रहे हैं। सैलरी किसको मिलती है, इंडिविजुअल को मिलती है। तो इंडिविजुअल के पेमेंट वाले केस में 192 सेक्शन लगता है, सैलरी वाले केस में। थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी क्या है, एज पर इनकम टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार इनकम टैक्स का अभी स्लैब क्या है, 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये से ऊपर अगर उसकी हम सैलरी पे कर रहे हैं आफ्टर डिडक्शन, इसमें डिडक्शन भी घटाए जाएंगे। अगर वो अपनी LICs वगैरह के 1.5 लाख देता था वो लिमिट 4 लाख हो जाएगी। और बेसिक इन्वेंशन होते हैं वो घटाने के बाद उसकी लिमिट और बढ़ जाएगी। ओवरऑल ये लिमिट इस समय 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये से ज़्यादा अगर आप किसी को सैलरी पे कर रहे हो तो आपको टैक्स जमा करना होगा। मैं ओवरऑल अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, वैसे एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 2.5 लाख रुपये की है। ठीक है, TDS रेट क्या कटेगा इस पर, इसका कोई फिक्स रेट नहीं होता है, वो जिस स्लैब के अंदर आता है। अगर वो 2.5 से 3 लाख वाली स्लैब, 2.5 से 5 लाख वाली स्लैब में आ रहा है तो उसका 5% होगा। 5 से 10 लाख वाली में आ रहा है तो 20%, 10 लाख से अबव होगा तो 30% वाला वो वाला स्लैब लग जाएगा वहाँ पे। 193 क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ये रेजिडेंट कंपनीज के ऊपर करता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, मतलब जो भी आपने सिक्योरिटीज़ अगर आपने जैसे कि डिबेंचर्स वगैरह ले रखे हैं उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पे TDS वाला कटेगा। इसका जो रेट है वो फिक्स है 10%। बाकी सबके रेट फिक्स हैं, खाली सैलरी पेमेंट वाले केस में आपको स्लैब के अकॉर्डिंगली TDS को डिडक्ट करना होता है। कब, जिसकी सैलरी उस एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर हो जाती है। हर किसी की सैलरी पर डिडक्ट नहीं करना होता। 194 के अकॉर्डिंगली हम कब करते हैं, देखिए 193 यहाँ पे आकर आप देख सकते हैं।
बाकी सेक्शन बहुत सारे हैं, सबके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। सो 193 ये रहा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। 94 है इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ऊपर वाला जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, 194 ये रहा डीम्ड डिविडेंड वाले केस में करता है, जिसके ऊपर कि हमें जब भी कंपनी डिविडेंड देती है, अभी थोड़ी कहानी लंबी है, जब कंपनी प्रॉफिट होता है तो उसके अकॉर्डिंगली कंपनी जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो डिविडेंड देती है, उस डिविडेंड का जब वो पेमेंट कर रहे होते हैं तो उस समय वो TDS को डिडक्ट कर सकती हैं। इसमें एक सेक्शन होता है, सेक्शन के अलावा जब वो लिमिट एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर चली जाती है, इसमें भी 10% वाला ही स्लैब करता है। 94A इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जो ऊपर वाला इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है उसके अलावा, जैसे कि सेविंग बैंक के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलती है, FD के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलती है, तो उस केस में बैंक आपका 10% TDS काट सकती है अगर आपका जो है इंटरेस्ट का अमाउंट 50,000 से ऊपर होता है न्यू फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली। तो बाकी नीचे और भी दिए हुए हैं, और इसमें एक इंपॉर्टेंट हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 194C। 194C के अकॉर्डिंगली आपको कॉन्ट्रैक्ट के पेमेंट के ऊपर, जैसे कि अगर आप किसी को भी सिंगल पेमेंट 30,000 रुपये का कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, लेबर मेरे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लगी हुई है, तो उस केस में मेरे को 194C के अकॉर्डिंगली काटना पड़ेगा। मैंने किसी गाड़ी वाले को बुलाया, फ्रेट आया, फ्रेट वाले केस में मेरे को 94C लगेगा। और तमाम केस हैं, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस केस में 94C के अकॉर्डिंगली TDS कटता है। सिंगल अगर आप उसे पेमेंट कर रहे हो 30,000 तो उससे अबव पे आपको काटना होगा TDS, और अगर 10,000 रुपये के आप करके 10 बार कर रहे हो तो 1 लाख रुपये से ऊपर जब भी आपका पूरे साल के अंदर जब भी पेमेंट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को, तो आपको TDS को डिडक्ट करने का होगा। इसकी रेट जो है वो 1% है इंडिविजुअल और HUF के लिए, और उसके अलावा फार्म कंपनी और अदर कोई भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वगैरह, उस केस में आपको 2% काटोगे। इंडिविजुअल और HUF, इंडिविजुअल के अंदर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स आती हैं, उस केस में आपको 1% TDS डिडक्ट करना है, और फार्म कंपनी पे आपको 2% TDS डिडक्ट करना है अगर आपकी लिमिट 30,000 और 1 लाख रुपये से ऊपर हो जाती है। बाकी सेक्शन आप पढ़ लेना। इसमें एक और सेक्शन इंपॉर्टेंट है 194H वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ब्रोकरेज वाला। अगर आप किसी को कमीशन दे रहे हो तो 5% के हिसाब से कटता है, ठीक है। रेंट वाला इंपॉर्टेंट है, अगर आप रेंट दे रहे हो, जो अभी लिमिट पहले 180 थी अभी 240 कर दिया है, इस केस में आपको अगर आप प्लांट एंड मशीन नहीं दे रहे हो तो आपका 2%, और अगर आपने लैंड बिल्डिंग फर्नीचर और फिक्सर दिया तो आपका 10%। ये वाला केस यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी कुछ मशीनें भी रेंट पे दी जाती हैं, उस केस में 2% का TDS डिडक्ट होगा, ठीक है। तो ये चार्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बेसिकली बेस को आप समझो, इंटरेस्ट रेट वगैरह तो बाद में आप TDS के रेट याद कर लेना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये तो रेट कई बार चेंज भी हो जाते हैं, लिमिट आगे पीछे भी आती है। सेक्शन आप जब भी आप फाइल करोगे तो आप सेक्शन उस समय ले सकते हो, अदरवाइज गूगल देवता से जाओ, मदद ले लो। मेन फोकस है आपको बेसिक समझाने का, जैसा कि मेरे अकाउंटिंग में भी मेन फोकस आपको ये होता है कि बेस समझाऊँ अकाउंट का। तो यहाँ पे बेस ये है कि ये सेक्शन है, इसके अकॉर्डिंगली TDS जमा करना होता है हमें, और TDS जमा करते समय हमें सेक्शन को एक बार देख लेना चाहिए कि नेचर ऑफ पेमेंट वो किस तरीके का है। चलिए नेक्स्ट चीज़ समझते हैं, टाइप ऑफ TDS रिटर्न। अब आपने TDS को जमा तो कर दिया, अब जमा करने के बाद, जमा करते समय तो ना आपने पेन डाला ना कुछ डाला, तो उसके बाद वो डिटेल पैन कार्ड डिडक्टी के पास कैसे पहुंचेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, TDS रिटर्न को फाइल करना होता है। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे टाइप ऑफ TDS रिटर्न एंड देयर ड्यू डेट। तो टाइप ऑफ TDS रिटर्न, इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं। फाइलिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रिटर्न इज मैंडेटरी फॉर ऑल द पर्सन हु हैव डिडक्टेड TDS। जो भी TDS को डिडक्ट करेगा उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो जिसका TDS उसने डिडक्ट करा है उसके पास वो पहुँचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है। TDS रिटर्न इज टू बी सबमिटेड क्वार्टरली, ये क्वार्टरली जमा होती है, मंथली जमा नहीं होती। टैक्स मंथली पे होता है, जैसा कि आपकी 3B होता है। जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स देख रहे हो, GSTR 3B में हम टैक्स जमा करते हैं, डिटेल नहीं देते कि किस इनवॉइस के अकॉर्डिंगली। तो जब तक आप GSTR 1 नहीं फाइल करते, जब तक GSTR 2 में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। ठीक इसी तरीके से जब तक आप TDS की रिटर्न फाइल नहीं करते तब तक वो डिडक्टी के पास TDS का पार्ट नहीं पहुँचता है। तो TDS की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, क्वार्टरली बेस पर फाइल होती है। डिटेल रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ TDS रिटर्न फाइलिंग। हमें TDS की रिटर्न फाइल करते समय कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए होती हैं, 10 नंबर ऑफ डिडक्टेड, अमाउंट ऑफ TDS डिडक्टेड, टाइप ऑफ पेमेंट, पैन ऑफ डिडक्टी एंड मैनी मोर, जो कि अभी हम आगे और रिटर्न फाइल करते समय हमारे पास पूरी डिटेल क्लियर हो जाएगी। तो रिटर्न कितने तरीके की होती है भैया, रिटर्न भी अलग अलग है यहाँ पे। अब रिटर्न क्या है, फॉर्म 24Q। अगर जैसे कि आपने पीछे भी हमने 192 सेक्शन में अगर आपने सैलरी में अगर TDS काटा है तो आपको TDS ऑन सैलरी वाली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, जिसका फॉर्म है 24Q, और जिसकी ड्यू डेट ये है, पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई, ठीक है। और दूसरा क्वार्टर हो गया आपका जुलाई अगस्त सितंबर, तो उसकी अक्टूबर हो गई, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर उसकी जनवरी हो गई, और क्वार्टर फोर्थ में आपको एक्सटेंशन और मिल जाता है, उसकी डेट हो गई आपकी 31 मई, ठीक है।
तो सैलरी अगर आप TDS सैलरी पे काटे तो 24Q करना है। TDS ऑन ऑल पेमेंट एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी के अलावा कोई भी 94C, 94H, 94I, प्रोफेशनल फीस, रेंट, कमीशन, ब्रोकेज, कोई भी अगर TDS काटे तो आपको 26Q फाइल करना है। ड्यू डेट आपके सामने लिखी हुई है। फॉर्म 27Q कब करना होगा? TDS ऑन ऑल पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट, अगर आप NRI किसी नॉन रेजिडेंट को अगर पेमेंट कर रहे हो तो आपको फॉर्म 27Q फाइल करना होगा। 26QB TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल हो रही है उसके ऊपर अगर TDS कटा है तो आपको 26QB, और TDS ऑन रेंट 26QC। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। इस तरीके से हमें क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है और फॉर्म्स को सिलेक्ट करना होता है। ये अभी हम आगे सीखेंगे रिटर्न फाइल करते समय। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज TDS, व्हाट इज द TDS सर्टिफिकेट। TDS सर्टिफिकेट क्या होता है भैया, अब ये भी बता दो। तो TDS सर्टिफिकेट हैज़ टू बी इशूड बाय डिडक्टर टू डिडक्टी। डिडक्टर इशू करता है, किसको इशू करता है? डिडक्टी को। काटने वाला किसको TDS सर्टिफिकेट इशू करता है? जिसका उसने काटा है, TDS, और कुछ गलत मत समझ लेना, TDS काटा है। तो उस केस में कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं? फॉर्म 60 आपने सुना होगा, फॉर्म 16A, फॉर्म 16B, फॉर्म 16C, ऑल आर TDS सर्टिफिकेट्स। और बैंक पे जब हमारा ब्याज के ऊपर जब भी TDS कटता है इंटरेस्ट के ऊपर, तो बैंक हमें क्या देती है? फॉर्म 16A देती है, फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर जब भी इंटरेस्ट को डिडक्ट करती है। तो यहाँ पे फॉर्म की डिटेल भी आपके सामने आ गई, कंप्लीट डिटेल लेके आया हूँ आपके लिए मैं। तो फॉर्म 16 हमें कब मिलता है? जब सैलरी के ऊपर TDS डिडक्ट होता है तो डिडक्टर हमें जो है फॉर्म 16 देता है। ये हमें वो कब देगा? ईयरली, 1 साल बाद। ये नहीं कि आज उसने TDS काटा आप कल उससे कह दो भैया मेरे को सर्टिफिकेट दे दो, नहीं। जब वो 1 साल बाद अपनी जब Q4 की रिटर्न को फाइल करेगा तो आपको ये वाला फॉर्म 16 वो देगा। उसकी ड्यू डेट 31 में होती है, ठीक है। फॉर्म 16A TDS ऑन नॉन सैलरी पेमेंट जब भी होगा तो फॉर्म 16A आपको देगा, जैसा कि बैंक आपको देती है, ठीक है। फॉर्म 16B TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड फॉर्म 16C TDS ऑन रेंट। सो ये इस तरीके से आप TDS सर्टिफिकेट डिडक्टर से आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म 16 आपको साल पे क्यों मिलता है ये भी बता दूं। बाकी के आगे क्वार्टरली लिखा हो रहा है, बाकी के आगे एवरी ट्रांजैक्शन लिखा है। ये हमें ईयरली इसलिए मिलता है क्योंकि जो डायरेक्टर होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, वो साल के अंत में जाके हमारी पूरी डिटेल जो है वो फिल करता है, इसलिए हमें ये 1 साल बाद ही मिल सकता है। फॉर्म 16A हमें इसलिए जल्दी मिल जाता है क्योंकि वो हर क्वार्टर पे डिटेल को फिल कराया जाता है। सैलरी वाले केस में सारी डिटेल जो है वो Q4 वाली रिटर्न में फाइल की जाती है, इसलिए वो हमें साल पे मिलता है, बाकी सब हमें क्वार्टर पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज अ फॉर्म 26AS। ये भी आपने सुना होगा 26AS क्या होता है, तो इसकी भी कहानी सुन लो। इट्स अ स्टेटमेंट वेयर डिडक्टी कैन चेक वेदर द डिडक्टर हैज़ बीन डिपॉजिटेड द TDS अमाउंट टू द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ डिडक्टी पेन। यहाँ पर डिडक्टी इस फॉर्म 26AS में क्या वो चेक करता है कि डिडक्टर ने जो मेरा जो TDS काटा है क्या उसने वो मेरे पेन पे जमा कराया है कि नहीं कराया है। अगर वो जमा कराएगा तो फॉर्म 26AS में आ जाएगा, अगर नहीं जमा कराएगा तो वो नहीं आएगा, ठीक है। दिस फॉर्म इज अ कंसोलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट विच इज अवेलेबल टू ऑल पैन होल्डर। ये सब पैन होल्डर के लिए जिन के पास पैन है और जो रिटर्न को फाइल करते हैं वो वहाँ पर जाके इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपने 26AS को चेक कर सकते हैं। ये एक कंसोलिडेट है, मतलब जितने भी TDS उस पैन के ऊपर कटे होंगे। TDS कब किस पे कटता है? पैन कार्ड के ऊपर कटता है। जो काटता है उसके पास 10 नंबर होना चाहिए। तो अगर हमारे किसी 5 लोगों ने TDS काटा, अब जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे कॉन्ट्रैक्ट 10 जगह पे चल रहे हैं, 10 ने TDS काटा, तो मेरे को वो एक ही सिंगल जगह पे देखने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? फॉर्म 26AS में। वहाँ पे मेरा जितना TDS कटा होगा पूरे साल के दौरान वो सब आ जाएगा। सिंस ऑल TDS इज लिंक टू योर पैन, जितने भी TDS मेरे डायरेक्ट होते हैं वो किससे लिंक होते हैं? पैन से लिंक होते हैं। दिस फॉर्म लिस्ट आउट द डिटेल ऑफ TDS डिडक्टेड ऑन योर इनकम बाय ईच डायरेक्टर फॉर ऑल काइंड ऑफ पेमेंट मेड टू यू। किसी भी तरीके का कोई भी TDS अगर आपका कटा होगा, जैसे कि आप सैलरी भी लेते हो साथ में आपका बिजनेस भी, आप दोनों TDS कटेंगे तो दोनों की डिटेल आपको फॉर्म 26AS में मिल जाएगी। और इवन वेदर दोज आर सैलरी और इंटरेस्ट इनकम ऑल TDS लिंक टू योर पैन इज रिपोर्टेड हेयर। अगर आपने जो नीचे वाला D पॉइंट है उसमें आप पढ़ो, दिस फॉर्म ऑल्सो एज इनकम टैक्स डायरेक्टली पेड बाय यू एज एडवांस और सेल्फ असेसमेंट। अगर आपने सेल्फ असेसमेंट या एडवांस टैक्स भी अगर पे करा है तो आपके वो 26AS में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। कुल मिला के आपने गवर्नमेंट को अगर कुछ भी डायरेक्ट टैक्स पे करा होगा तो आपके वो 26AS में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। ये कौन निकाल सकता है? डिडक्टी निकाल सकता है। कहाँ से निकाल सकता है? इनकम टैक्स की वेबसाइट से निकाल सकता है। नोट देयरफॉर इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म बिफोर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। जब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है तो आपको 26AS में जाके इसको डाउनलोड करना जरूरी होता है, क्योंकि यहीं पर आप अपनी टैक्स की डिटेल आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सर, यहाँ तक कि मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक की थ्योरी सारी समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है? प्रैक्टिकल सीखना है।
तो अब कहानी शुरू होती है। फर्स्ट स्टेप टीडीएस रिटर्न फाइल करना। अभी तक थ्योरी समझ ली, अब हम क्या कर रहे हैं, टीडीएस रिटर्न फाइल करना सीखना। तो पहला स्टेप क्या है, डाउनलोड ई टीडीएस रिटर्न प्रिपेयर यूटिलिटी फ्रॉम वेबसाइट आपके सामने लिखी एंड ऑल्सो कंप्लीट द सॉफ्टवेयर सेटअप प्रोसेस। मेक श्योर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। तो हम टीडीएस रिटर्न फाइल करना सीख रहे हैं। हम यहाँ पे कैसे सीख रहे हैं, फ्री में सीख रहे हैं। किससे सीख रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने हमें यूटिलिटी, जिसको आप ऑफलाइन यूटिलिटी जैसे कि जीएसटी के अंदर होती है आपके पास यूटिलिटी, ऑफलाइन यूटिलिटी, ये ऑनलाइन यूटिलिटी होती है जो कि आपको कहाँ से मिल जाएगी, इस वेबसाइट के ऊपर से मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट के ऊपर हम चलते हैं। अगेन गूगल देवता की मदद लेंगे। यहाँ लिखो आप ETDS रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, सामने आ गया आपके पास। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, जो वेबसाइट आपके सामने पहले नंबर पे खुली है। नीचे आओ मदद से, यहाँ से आप लेटेस्ट RPU रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी को आप डाउनलोड कर सकते हो। 3.1 है, ये हर बार चेंज होती रहती है, तो हर बार हमको यहाँ से ही जाके डाउनलोड करनी होती है। सो ये आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको जिप फाइल में डाउनलोड होगा और आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ एंड मैंने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट किया। तो मैं डेस्कटॉप पे आकर देखिए RPU 3.1 के नाम से मेरा फाइल डाउनलोड हो चुका है। फाइल डाउनलोड होने के बाद आप कंफ्यूज हो गए कि आपके पास बहुत सारी फाइलें आपके पास यहाँ पे खुल जाएंगी। सबसे पहले आपको फाइल को डाउनलोड करते समय आपके पास जावा जरूर होना चाहिए। मेक श्योर दैट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। आपके पास जावा होना चाहिए। जावा होने के बाद आपको कौन सी फाइल को रन करना है ये मैं आपको बता दूं। आपको उस फाइल को रन करना है, आपने सीधा टी दबाना है, TDS पे आना है आपने। TDS में आपको टी की 4 फाइलें मिलेंगी। तो जो वर्जन आपने डाउनलोड करा उस नाम से आपको यहाँ पे फाइल मिल जाएगी। जैसे TDS रिटर्न प्रिपेयर यूटिलिटी 3.1, जब ये 3.2 आएगी तो यहाँ पे 3.2 लिखा आ जाएगा। एग्जीक्यूटिव जार फाइल होगी, इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा होगा, 140 KB है। कुल मिला के ये पहचाना है कि आपको ये रिटर्न प्रिपेयर यूटिलिटी जो वर्जन का नाम है उसके नाम से वो आपके पास होगी। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर। डबल क्लिक करते ही आपके पास एक मैसेज आएगा, प्री रिक्विसाइट्स फॉर जावा, मतलब आपके पास जावा जो है वो डाउनलोड होना चाहिए आपके पास। कुल मिला के मतलब इसका ये है। हम इसको ओके कर देंगे। ओके करते मेरे पास ये जो है TDS TCS रिटर्न यूटिलिटी मेरे पास ओपन हो गया। अब इसको ओपन होने के बाद हमने क्या करना है भैया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डाउनलोड ETDS रिटर्न प्रिपेयर। हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, सब हमने डाउनलोड कर लिया, इसको हमने कंटिन्यू कर लिया। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, सेलेक्ट द रेलेवेंट TDS फॉर्म एंड फिल अप द डिटेल ऑफ डिडक्टर। हम रिटर्न कौन फाइल करेगा, डिडक्टर, जो कि TDS को डिडक्ट करता है। हमने यहाँ से फॉर्म ले लेना है। कौन सा फॉर्म, अगर सैलरी काटी है तो 24Q, अगर सैलरी के अलावा कुछ भी पेमेंट है तो 26Q। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे 24Q वाली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब सैलरी वाली रिटर्न फाइल कर रहे हैं। हमने किसी की सैलरी पे TDS काटा है तो हम 24Q फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक रेगुलर और एक करेक्शन। जो रेगुलर मतलब जो कि पहली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और जो रिटर्न फाइल कर चुके हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, एडिटिंग करना चाह रहे हैं, तो वो करेक्शन वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। हम यहाँ पर रेगुलर वाले हैं, मतलब मैं अभी फर्स्ट टाइम रिटर्न को फाइल कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मतलब का यहाँ पे ये है कि अभी इस क्वार्टर की मैं पहली रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, एंड हम क्लिक टू कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद इस तरीके से हमारे पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन को ओपन होने के बाद हमने क्या करना है, डिडक्टर की डिटेल को हमने यहाँ पर फिल करना है। तो डिडक्टर की डिटेल में क्या क्या है, यहाँ पे टैक्स डिडक्शन नंबर 10 नंबर है। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे 90-20 फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हुए हमसे पूछेगा क्वार्टर में यहाँ पे क्वार्टर 3 ले रहा हूँ अभी। उसके बाद ये सारी डिटेल 10 नंबर की डिटेल, परमानेंट अकाउंट नंबर डाला जाएगा, यहाँ पर नेम वगैरह ये डिटेल हम। सो गाइज मैंने ये सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर दी है। 10 नंबर के कॉलम में 10 नंबर, पैन नंबर के कॉलम में कंपनी का पैन नंबर, टाइप ऑफ डिडक्टर कंपनी हो गया यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। नेम डाल दिया जाएगा, जो भी एम्प्लॉयर का जो भी नेम है। ब्रांच डाल दी जाएगी यहाँ पे, अगर ब्रांच कोई है, अगर नहीं है तो आप उसको नो कर सकते हो। मैंने हेड ऑफिस लिख दिया है। देन आपको एड्रेस डालना है। जहाँ पे स्टार का बटन होता है वो हमारे लिए मैंडेटरी होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे फिल करना है पर्टिकुलर ऑफ द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, जो भी टैक्स को डिडक्ट करता है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। देन इसके बाद आपने नीचे आना है। नीचे वो आपसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछेगा। ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने फिल करने के बाद उसको ये बताना है, हैज़ रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 24Q फाइल फॉर अर्लियर पीरियड। तो आपने यहाँ पर येस कर देना। अगर आपका करेक्शन वाला है तो करेक्शन वाला आप कर लेंगे। और रिसीव नंबर, आपको पिछला रिसीव नंबर यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद हमने क्या करना है, चालान की डिटेल पे आ जाएंगे। तो हम अपने यहाँ पे आते हैं दोबारा से। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, टेक द चालान इन हैंड। जितने भी आपने एक क्वार्टर में चालान जमा करें वो सारे चालान अपने हाथ में ले लेने हैं। एंड फिल द कंप्लीट डिटेल ऑफ चालान लाइक TDS अमाउंट,
डिपॉजिट डेट, BSR कोड, चालान नंबर, माइनर हेड, ये सारी डिटेल आपने फिल करनी है। ये सारी डिटेल आपको कहाँ से मिलेंगी? चालान से मिलेंगी। तो मैं आपको एक चालान की भी कॉपी दिखा देता हूँ। तो ये मैं आपको चालान की कॉपी दिखाता हूँ। तो चालान की कॉपी जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम पे BSR कोड ये लिखा हुआ है, SBI के चालान की कॉपी है। हर बैंक के चालान की कॉपी के ऊपर आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। ये टेंडर डेट मतलब जिस तारीख को TDS जमा कराया गया, ये चालान डेट हो गई। ये हेडों की डिटेल हो गई कि आपने जिसका TDS काटा है, मेजर हेड के अंदर आता है जिसके अंदर आपने TDS काटा है वो कंपनी है, नॉन कंपनी है। अगर नॉन कंपनी है तो नॉन कंपनी, कंपनी है तो कंपनी। और माइनर हेड किस नेचर ऑफ पेमेंट के अंदर आपने TDS को काटा है। सो ये सारी डिटेल आप चालान से ले सकते हैं और TDS चालान की अमाउंट भी आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम दोबारा चलते हैं यूटिलिटी के ऊपर और हम आते हैं चालान के ऊपर। ऑलरेडी मैंने चालान फिल कर दिया है। मैं डिटेल आपको 1 बाय 1 समझा देता हूँ। अगर आपने इसके अंदर रो ऐड करनी है, आपके पास ब्लैंक स्क्रीन आएगी, आपने रो ऐड करनी है तो आपने ऐड रो वाले कॉलम पे आना है। जैसे कि मेरे को अगर मैंने पूरे महीने पूरे क्वार्टर के अंदर 3 चालान जमा करे तो मैं 3 यहाँ पे लिख के यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पे 3 रो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ। तो ये जो ग्रे हैं इनको हमने फिल नहीं करना होता। व्हाइट के ऊपर हमने पहले कॉलम में TDS की अमाउंट डालनी है। सर चार्ज अगर कुछ एजुकेशन सेस है, इंटरेस्ट है या फीस या कोई पेनल्टी लगी तो आप वो अकॉर्डिंगली यहाँ पर फिल कर दोगे। अगेन ग्रे के अंदर आपने कोई रिटर्न फिल नहीं करनी है, कोई डाटा फिल नहीं करना है। BSR कोड आपको चालान के ऊपर से मिल जाएगा, BSR कोड आप फिल कर दोगे। देन आप डेट जिस तारीख को आपने चालान को जमा करा है वो डेट आप फिल कर दोगे। आफ्टर दिस चालान का सीरियल नंबर वो आप यहाँ से ले लोगे। देन उसके बाद जो ब्लैंक कॉलम है उसको आपने 0 कर देना और माइनर हेड आपने यहाँ से ले लेना है, जो भी आपका माइनर हेड चालान के ऊपर आपका लिखा हुआ। सो ये सारी डिटेल आप यहाँ से फिल कर लोगे। अब जो रो मैंने ऐड किया इस रो को अगर मेरे को डिलीट करनी है तो मैं डिलीट कैसे करूँगा, क्योंकि रो ऐड और डिलीट करने का यहाँ पे थोड़ा सा झंझट है। तो डिलीट करने के लिए मैं डिलीट रो पे आऊँगा और जो रो नंबर है अब मेरे को 6, 5, 4 3 डिलीट करनी है तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ 6 देन 5 देन 4, उसको ओके कर दूँगा। तो यहाँ से मेरी डिटेल हो गई, डिलीट हो गई। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा कि इसको सारी चालानों की डिटेल दे दी। 3 महीने के अंदर मैंने पूरे क्वार्टर में 3 चालान जमा करे, अमाउंट बता दी, चालान नंबर बता दिया उसको, ये सारा डिटेल मैंने यहाँ पर इसको बता दी। देन उसके बाद मैं डिटेल के ऊपर आऊँगा। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, 4th स्टेप क्या है, फिल द एनेक्सर 1 कंप्लीट डिटेल ऑफ एम्प्लॉय लाइक पैन नंबर, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, डेट ऑफ पेमेंट, TDS अमाउंट। 4th स्टेप में हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय की डिटेल को फिल करेंगे। इसके अंदर हम पैन कार्ड, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, डेट ऑफ पेमेंट, TDS अमाउंट वगैरह सब कुछ हम इसमें फिल करेंगे। तो एक चालान के अंदर मेरे देखिए यहाँ पे चालान नंबर लिखा हुआ है। चालान एक के अंदर मैंने 2 लोगों का 2 एम्प्लॉय का TDS काटा था, दूसरे चालान में 2 एम्प्लॉय को, तीसरे चालान में मैंने 2 एम्प्लॉय का। तो जब भी हम इसमें इंसर्ट रो करेंगे तो ये हमसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि वहाँ पे मैंने चालान कितने लिखे थे, 3 लिखे थे ना, तो यहाँ पे चालान पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि एक चालान के अंदर आपने कितने लोगों का TDS जो है डिडक्ट करा है। तो वो यहाँ पे मैं डिटेल फिल कर सकता हूँ। जैसे पहले चालान में अगर मैं 5 लिखना चाहता हूँ तो 3 रो मेरी और यहाँ पे जो है वो 5 रो और ऐड हो गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो हमने जो ये वाली डिटेल जो फिल की है, अगर मैं यहाँ पे 10 चालान अगर फिल करता हूँ, अगर मैं 10 बार पेमेंट करता हूँ तो जब मैं यहाँ पे इंसर्ट रो करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 10 चालान नंबर आएगी। उन चालान नंबर के अंदर मैंने कितने एम्प्लॉइयों का TDS डिडक्ट करा है वो डिटेल मेरे को यहाँ पे इसको बतानी पड़ेगी। उतनी रो उसके अकॉर्डिंगली मेरे को यहाँ से लेनी पड़ेंगी। तो हमने एक चालान के अंदर 2 लोगों का TDS डिडक्ट किया है, इसलिए मैंने वहाँ पे 2 की जो है डिटेल वहाँ से ले ली है। मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, 7 से लेकर 11 तक अगर करता हूँ तो इकट्ठी डिलीट हो जाएगी क्या, नहीं, तो मेरे को एक एक करके डिलीट करनी होगी। 11 नंबर, 10 नंबर। तो इस तरीके से हम जो है रो को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से मैंने यहाँ से रो को डिलीट कर लिया। देन कुछ नहीं, बस डिटेल फिल हो गई। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम सेव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ इसको। TDS रिटर्न के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी फाइल क्या हो गई, सेव हो गई। अब अगर काम करते समय किसी समय मेरे से ये क्रॉस हो जाता है, जैसे कि मैं देखिए यहाँ से इसको मेरे से क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो अब मेरे को अगर वही फाइल दोबारा से खोलनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मेरे को अपनी यूटिलिटी पे आना पड़ेगा। यूटिलिटी मैंने यहाँ से ओपन की। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपसे काम करते समय वो सेव तो आपने कर लिया पर वो आपसे सॉफ्टवेयर बंद हो गया, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है फॉर्म 24Q, क्लिक टू आपने कंटिन्यू करना है, या ओपन अ सेव रेगुलर फाइल पे भी आप क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज
यहाँ से आपने इसको बड़ा करा, फाइल के ऊपर आया, फाइल से आप ओपन करेंगे, अगेन डेस्कटॉप पे आप जाएंगे, TDS रिटर्न के अंदर मैंने सेव करा था, यहाँ से मैं इस फाइल को सिलेक्ट करूँगा और ओपन कर दूँगा। तो सारी डिटेल जो है मेरी दोबारा से एज इट इज़ मेरे को फिल करी कराई मेरे को यहाँ पर ही मिल जाएगी। ठीक है, इतना काम कर लिया भैया अब हमने। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, 5th स्टेप हमारा क्या है, क्रिएट CSI फाइल। अब जो आपने यहाँ पर डिटेल जो चलानों की फिल की है वो गवर्नमेंट कहती है उसको पहले वेरीफाई करो आप कि आपने डिटेल सही फिल करी है कि नहीं करी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, CSI फाइल बनाना होता है। तो मैं यहाँ पे पहले क्रिएट फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा। तो क्रिएट फाइल पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे कहेगा चलान इनपुट फाइल नेम विद पाथ। तो वो मेरे को फाइल बनानी पड़ेगी। वो फाइल बनाने के लिए फिर मेरे को गूगल देवता के पास जाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो google.com पे आप आओगे, लिखोगे TDS चलान वेरीफाई। इसके ऊपर मैंने कल भी वीडियो बनाई है कि अगर आप TDS की चलान अगर आपसे अगर खो गया तो आप उसकी डिटेल कैसे हासिल कर सकते हो। तो वो आपको पिछली वीडियो से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चलान स्टेटस इंक्वायरी के ऊपर क्लिक कर दोगे। यहाँ पर आप सिन बेस पे, अगर आपके पास चलान की कॉपी है तो आप सिन बेस्ड व्यू पे आ जाओ। अगर आपके पास चलान की कॉपी नहीं है तो 10 बेस्ड व्यू के ऊपर आप आ सकते हो। यहाँ पर हम 10 नंबर अपना डालेंगे और जिस क्वार्टर का अगर मैं फाइल कर रहा हूँ उस क्वार्टर को आप सिलेक्ट कर सकते हो या जो भी आपका पीरियड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। हम 3rd क्वार्टर कर रहे हैं तो हमारा 3rd क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैं यहाँ पर 1 अक्टूबर से लेके 2019 से लेके और 31 नहीं, सॉरी, हम इसको 31 का करेंगे जनवरी, क्योंकि जो दिसंबर का चलाना है वो जनवरी में जमा होगा, 2020 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कैप्चा डाल दूंगा, देन मैं व्यू चलान डिटेल। तो मैंने इस पीरियड के अंदर जितने मैंने चलान जमा करे होंगे वो सारे चलान मेरे सामने जो है वो ओपन हो जाएंगे। अगेन लेते हैं, कैप्चा गलत डल गया था। सो गाइस, टैली का कोर्स पूरा सीख रहे हो ना आप लोग, मेहनत लग रही है बहुत, टेस्ट लिया जाएगा आपका कोर्स पूरा होने के बाद। तो व्यू चलान डिटेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने इस पीरियड के दौरान जितने भी आपने चलान जमा करे होंगे वो आप यहाँ से इनको वेरीफाई कर सकते हो। कैसे, अब मैं कौन सी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, सैलरी वाली। तो मैं यहाँ पे देखूंगा जो मैंने पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय जो सैलरी वाले हैं, अमाउंट 4940 है। यहाँ पे देखिए मेंशन भी हो रखी होगी। अब इसको हम यहाँ पर जो चलान की अमाउंट है वो 4940 सभी चलान की अमाउंट तो मुझे पता है। तो यहाँ पे और भी मैंने चलान जमा करे हैं दूसरे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फी फॉर प्रोफेशनल, तो मेरे को ये नहीं लेना है क्योंकि मैं कौन सी फाइल कर रहा हूँ इस समय, जो मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ मैं उसी के अकॉर्डिंग चलान लूँगा। ये भी नहीं लूँगा, 3rd एंड 4th नहीं लूँगा, मैं ये लूँगा। अब और यहाँ पे आप टिक का निशान लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से आप CSI फाइल को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, कन्फर्म अमाउंट कर देना है। तो अमाउंट मैच हो गई, देखिए सारी अमाउंट मैच हो गई, मतलब मैंने जो अमाउंट लिखी है वहाँ पे रिटर्न यूटिलिटी में वो यहाँ पे सब मैच हो रही है। एक अमाउंट कोई मैच नहीं हो रही है, अमाउंट नोट मैच्ड एक के आगे लिखा आ रहा है। हालांकि अमाउंट तो सारी मैच हो रही है पर फिर भी ये कह रहा है नोट मैच्ड। तो ये भी हमें नहीं लेनी क्योंकि हमें अक्टूबर, ये तो हमने सितंबर का चलान जमा करा है तो ये भी हमको नहीं लेनी है। हम इतने अमाउंटों को लेते हुए कन्फर्म अमाउंट कर देंगे, देन हम डाउनलोड चालान फाइल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट मैच लिखा आ रहा है, ये भी गलत हमने कर दिया। देखिए यहाँ पे अमाउंट नोट मैच क्यों, इसलिए मैं जानबूझ के गलत मैं आपके सामने फिल कर रहा हूँ। एक कमीशन और ब्रोकेज का मैंने जो है वो चलान जमा करा था। तो अभी हम कौन सी कर लिए, सैलरी वाली फाइल करें। तो सैलरी वाली फाइल में मैंने कौन कौन से लेने, नेचर पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो मैंने सैलरी के पेमेंट करें। इसके बाद मैं कन्फर्म अमाउंट करूँगा तो अमाउंट मैच हो गई तीनों। और मैंने यहाँ से डाउनलोड चलान फाइल कर लेनी है। चलान फाइल मेरी यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो गई। देन इसको मैं क्या करूँगा, शो इन फोल्डर कर लूँगा और यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ और अपने डेस्कटॉप के ऊपर इसको ले जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जो हमने फोल्डर बनाया हुआ TDS रिटर्न का, वहीं पे जाके इसको कंट्रोल V करके हम इसको सेव कर देते हैं। तो CSI फाइल मेरी जो है यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। देन हम क्या करेंगे, इसके बाद क्रिएट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे चलान इनपुट फाइल नेम पे हम यहाँ से ब्राउज करते हुए डेस्कटॉप पे आएंगे। TDS रिटर्न जो हमारा फोल्डर है और यहाँ से हम देखिए चलान अपने आप वही आ गया फाइल, हम यहाँ से इसको ओके कर लेंगे।
अब ये कह रहा है कि अगर आपने जो ये डाटा भरा अगर इसमें कुछ एरर हो तो वो कहाँ पे जाके सेव हो, तो हम इसको बता देंगे वो कहाँ पे सेव हो, वो भैया हमारा डेस्कटॉप पे जाके सेव हो, TDS रिटर्न वाले फोल्डर के अंदर। हमने इसको बता दिया, ये हम इसको बता रहे हैं कि एरर फाइल कहाँ पे जाकर सेव हो। इसके बाद हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। तो वैलिडेट पे क्लिक करते ही फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली, पाथ इसका ये है और .fvu फाइल जो है यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। तो यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे। अगर ये फाइल में कुछ एरर होगा तो एरर आपके सामने लिखा आ जाएगा। ये फाइल मेरी जनरेट हो गई, मैंने इसको ओके कर दिया और देखिए फाइल जो है मेरी यहाँ पर ये जो फाइल है .fvu, ये इंपॉर्टेंट फाइल है जो कि अपलोड की जाएगी डिपार्टमेंट की साइट के ऊपर। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, चलिए पहले हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, फिर उसको मैं बताऊंगा क्या करेंगे। तो अब हमने 5th स्टेप में क्रिएट CSI फाइल कर ली, चालान वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया। 6th स्टेप क्या है, अपलोड द CSI फाइल एंड क्रिएट .fu फाइल एंड ऑल्सो क्रिएट द जिप फाइल ऑफ द सेम। CSI फाइल को अपलोड करो जो कि हम कर चुके हैं, आप .fu फाइल बनाओ जो कि हम बना चुके हैं, अब इसको हमने जिप फाइल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आके हम इसको राइट क्लिक कर लेंगे एंड सेंड टू क्या कर देंगे, कंप्रेस जिप फोल्डर। तो ये मेरी जो है जिप फाइल इसकी बन गई, ठीक है। तो ये वाली इंपॉर्टेंट फाइल है .fvu, बड़ा कर देता हूँ उसको थोड़ा सा। .fvu आपकी फाइल इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जिप में कन्वर्ट कर देना है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, लॉग इन टू इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल, क्रिएट द सिग्नेचर फाइल एंड अपलोड द सेम ऑन द पोर्टल। ठीक है भैया, फिर चलते हैं गूगल देवता पे। कहाँ गया गूगल महाराज, ये रहे गूगल महाराज। अगेन आओ गूगल करो, सो गाइस हमने गूगल पे आना, गूगल पे आने के बाद हमने लिखना है इनकम टैक्स ई फाइलिंग फॉर TDS रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्लिक कर देना है इनकम टैक्स इंडिया के ऊपर। यहाँ से नीचे आते हो हमने ई फाइलिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है, इसको यस कर दोगे आप, या डायरेक्ट इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वाले पोर्टल पे आप जा सकते हो। और अब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, और लॉगिन हमसे किसने करना है, हमने किससे करना है, 10 नंबर से करना है, ना कि पैन नंबर से। 10 नंबर से हम लॉगिन करेंगे। हम 10 नंबर से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन किया तो हमने TDS पे आना और अपलोड TDS वाले ऑप्शन पे आते हुए हमने यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेना है FU वर्जन, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा यहाँ पर आ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1920 है, फॉर्म नेम हमारा 24Q है सैलरी वाला, क्वार्टर हमारा 3rd है, अपलोड टाइप हमारा रेगुलर है, करेक्शन करनी है, इसको हम वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद आपने चूज़ फाइल करते हुए यहाँ से जो हमने डेस्कटॉप पे सेव की है, जो कि जिप फाइल हमने जो सेव की है, वो हम जिप फाइल जो है यहाँ से उठाते हुए इसको ओपन करके यहाँ पर देखिए अपलोड हो गई। इसके बाद हमने क्लिक किया टू डाउनलोड द DSC यूटिलिटी, डिजिटल सिग्नेचर वाली यूटिलिटी को हमने डाउनलोड कर देना है, नीचे डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने इसको ओपन फोल्डर करते हुए एक्सट्रैक्ट कर लेना है डेस्कटॉप पर, या जो फोल्डर पे आप डिजायर्ड फोल्डर जो भी है आपका, वहाँ पे आप उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो एक्सट्रैक्ट कर लोगे। हमने एक्सट्रैक्ट किया है डेस्कटॉप पर, और हम डेस्कटॉप अपना ओपन कर लेते हैं। ये DCS यूटिलिटी यहाँ पर डाउनलोड हो गया। इसका ये जो यूटिलिटी खुलेगी, इन सब के लिए जावा होना जरूरी है, हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद हमने कहाँ पे आया है, बल्क अपलोड के ऊपर आना है। कहाँ पर आना है, बल्क अपलोड के ऊपर, ठीक है। बल्क अपलोड के ऊपर आने के बाद हमने यहाँ पर सेलेक्ट द जिप फाइल, जो भी मेरी जिप फाइल है, कौन सी वाली फाइल है, जो डेस्कटॉप पे मेरी TDS रिटर्न के नाम से जो सेव हो रही है, उसको मैंने यहाँ से उठाते हुए ओपन कर देना है। यहाँ पे मैं अपना 10 नंबर डालूंगा, यहाँ पे मैं पैन नंबर डालूंगा, और यहाँ पे USB टोकन करते हुए USB हम लगा देंगे। मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, फाइल को जनरेट कर चुका हूँ। यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट सेलेक्ट करते हुए हम इसको फाइल को हम जनरेट कर लेंगे। जैसे आप DSC लगाओगे तो आपके यहाँ पे DSC को ये रिकॉग्नाइज कर लेगा, और हमारी सिग्नेचर फाइल जो है यहाँ से अपलोड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। इस डिजिटल सिग्नेचर फाइल को मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वो मैंने बना के यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास हो जाएगी। देखिए ये रही सिग्नेचर फाइल, सिग्नेचर फाइल के नाम से ही अपलोड आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। सो मैं ऑलरेडी क्रिएट इसको कर चुका हूँ। एंड देन हमने यहाँ से चूज फाइल करते हुए इसको सिग्नेचर फाइल को हम यहाँ से लेंगे और उसको ओपन कर देंगे और उसके बाद हम अपलोड। सो गाइज मैं ऑलरेडी फाइल को अपलोड कर दिया है मैंने। अपलोड करने के बाद हम कहाँ पे आएंगे, व्यू फाइल TDS के ऊपर आएंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। इसके ऊपर आने के बाद हमने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 9020, फॉर्म नेम 24Q, क्वार्टर हमारा 3rd है, अपलोड टाइप हमारा रेगुलर था और हमने इसको व्यू डिटेल करेंगे। सो गाइज ये मेरी देखिए रिटर्न फाइल हो गई। मैं इसको ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं क्लिक हियर टू डाउनलोड प्रोविजन रिसीप्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। टेन नंबर भी जो हमने डालना है वो स्मॉल में डालना है, तो मैं कैप्स में डाला था इसलिए गड़बड़ हो रहा था। तो गाइस फाइल अपलोड डाउनलोड करने के बाद हमने यहाँ पर अपना 10 नंबर डालना है, वो भी हमने स्मॉल में डालना है। तो ये देखिए मेरा Q1 का जो है पूरा जो है रिटर्न मेरे पास। तो गाइस इस तरीके से हम जो है इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये सारी कहानी थी TDS रिटर्न को फाइल करने की। इस तरीके से हम TDS की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और भी अगर हमें कोई फॉर्म फाइल अपलोड करना है तो सारा प्रोसेस यही होगा। सो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, सारा नोट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके अलावा हमने अकाउंटेंसी का कोर्स रन किया हुआ है जिसमें हम 10 वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट अकाउंटेंट बना रहे हैं और भी GST अकाउंटेंट GST से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। सो बाकी आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।